गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी सर, आ रही है। जी वेरी गुड हेलो। इवनिंग सभी को। सोनाली जुड़ गई, नेहा जुड़ेश, हाशमी जी, शैलवी जी, सभी का स्वागत है। चलिए तो सबसे पहले आप हेलो। सभी का इस हेलो। हाँ मेरी हाँ सर, वॉइस आ आवाज रही? आ रही है। हाँ आपकी वॉइस आ रही मुझे। जी आपको सर, ठीक है। आपको आ रही मेरी वॉइस? जी सर, आ रही है। चलिए आज आपकी 30 अप्रैल है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग एजुकेशन सब्जेक्ट को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसमें हम लोग इस समय लाइव क्लासेस चल रही है आपकी जूम पर। और इसमें हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड को हम लोग मॉर्निंग वाली क्लास में कर रहे हैं। यूनिट 4 हम लोग कर चुके हैं। यूनिट 5 को छोड़ यूनिट 6 को हम लोग इस समय डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका एजुकेशनल रिसर्च है। क्या आपका यूनिट 6 है, जिसको हम लोग रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, रिसर्च होते हैं, जो कि कल की क्लास मैंने नहीं ली थी, परसों हमने क्लास ली थी। परसों की क्लास में हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस किया था, जिसमें ये मैंने बताया था कि शोध के फाउंडर कौन, रिसर्च के फाउंडर कौन है, शोध के प्रतिपादक कौन है। तो चलिए सबसे पहले वार्म अप क्लास छोटी सी लेते हैं, जिसमें हम लोग को सोनाली बताएंगी कि रिसर्च के फाउंडर कौन थे। नाम बताइए सर, J.N. राइस। जेन राइस, ठीक 1897। बिल्कुल ठीक है। नेहा हमको बताएंगी इसका सन क्या था, जेन राइस का। सर, 1897 में। 1897 में, बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया कि रिसर्च होता क्या है, तो रिसर्च के बारे में काफी कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ना। रिसर्च के बारे में काफी कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था आपस में। फिर इसके बाद इसमें और भी क्या चीजें थी आपकी, इसके स्टेप्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे नहीं किए थे, इसके स्टेप, साइंटिफिक मेथड के स्टेप याद है किसी को? जी। बताओ, जी सर। मैंने डिस्कस किए ना। सर। हाँ चलो बताओ। जी सर। सर, फर्स्ट पे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सेकंड पे फॉर्मुलेट अ क्वेश्चन। और फिर थर्ड पे आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फोर्थ पे आता है कंडक्ट एंड एन एक्सपेरिमेंट चलिए टू सबसे टेस्ट पहले योर पॉइंट पे आपने क्या हाइपोथेसिस। बताया, सबसे पहले पॉइंट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे आपने बताया आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मतलब समस्या की पहचान करना। क्या होगा आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम? समस्या की पहचान। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम हो जाएगा आपका। फिर प्रॉब्लम सेकेंड वाले पर क्या आपका आएगा, सेकेंड वाले पे हम लिखेंगे फॉर्मुलेट फॉर्मुलेट अ अ क्वेश्चन। क्वेश्चन। ठीक, फॉर्मुलेट अ क्वेश्चन। ठीक, सेकेंड पॉइंट। फिर थर्ड पॉइंट पे आपका क्या था, थर्ड पॉइंट पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्या था, फॉर्मेशन ऑफ, क्या था फॉर्मेशन ऑफ, बताओ। हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस लिखेंगे, हाइपोथेसिस। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस रहेगा। फिर नंबर 4 पे हम जब लिखेंगे, तो नंबर 4 पे हम क्या देखते हैं कि जो अपनी परिकल्पना है, परिकल्पना का कंडक्ट। परीक्षण करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। मतलब कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस। टेस्ट योर। क्या लिखेंगे, कंडक्ट, जी सर। ठीक है, क्या लिखेंगे, कंडक्ट अन एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, क्या करें, एक्सपीरियंस अन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट है सर। हाँ और आगे एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट टेस्ट योर हाइपोथेसिस। योर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, अपनी परिकल्पनाओं का परीक्षण। ठीक है, अपनी परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए एक प्रयोग करना है यहाँ पर। फिर इसके नंबर 5 पर क्या है, नंबर 5 पे कहता है कि अब जब इतनी चीजें कर ली, तो फिर कहता है कि डाटा को एनालिसिस करेंगे, मतलब डाटा का विश्लेषण। तो एनालाइज, एनालाइज डेटा। ठीक, एनालाइज डेटा होता है। फिर नंबर 6 पे हम लोग बात करेंगे, तो नंबर 6 पे आएगा ड्रॉ कंक्लूजन। क्या हो जाएगी, ड्रॉ कंक्लूजन।
ड्रा कंक्लूजन, मतलब कि परिणाम निकालना करेंगे, परिणाम को निकालेंगे हम लोग। फिर नंबर 7 पे आएगा कम्युनिकेट रिजल्ट, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि सबके लिए सामान्य जनरलाइजेशन कर देंगे ना, कम्युनिकेटर रिजल्ट। ठीक, कम्युनिकेटर रिजल्ट। फिर इतनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये किसके स्टेप है। चलो आप पूछते हैं कि ये किसके स्टेप है ना, बताइए हमें स्निग्धा, ये बताओ कि ये किसके स्टेप हमने बताए हैं। यहाँ पर जो 6-7 स्टेप आपको दिख रहे हैं, ये 7 स्टेप किसके हैं? स्निग्धा को मेरी आवाज आ रही? जी सर। बताओ ये किसके स्टेप? सर ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का स्टेप, रिसर्च का स्टेप है, रिसर्च बनाने के स्टेप है। नहीं, ये जो स्टेप हम डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ये स्टेप किसके हैं? सर एजुकेशनल रिसर्च के। अरे वाह। और हाशमी जी आप बताएं। सर क्या पूछ रही है? हाशमी जी बताएं। पता है? अरे हम लोग साइंटिफिक मेथड पढ़े ना, साइंटिफिक मेथड के रिजल्ट दिया है। जी सर, साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड के सर हाँ सर ये साइंटिफिक मेथड रिसर्च में आएंगे ना, ये तो हमारी ये साइंटिफिक तरीके से जब हम रिसर्च करेंगे उनके स्टेप हैं ये तो सब, ठीक, क्यों हमारे सिस्टमेटिक वे में आते हैं ना। साइंटिफिक मेथड के स्टेप की बात कर रहे थे। फिर इसमें आता है कैरेक्टराइजेशन, मतलब कि इनकी विशेषताएं। इनकी विशेषताओं में मुख्य रूप से कितने लोगों के नाम बताए गए हैं? ठीक है, टाइप्स। अब इसमें क्या कहा गया है कि टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, मतलब साइंटिफिक मेथड के इन्होंने क्या बताए हैं, कुछ इसके वो बताए हैं, टाइप्स बताए हैं। ठीक है, इसमें टाइप्स कौन कौन से आएगी, लेकिन टाइप्स से पहले इसके कैरेक्टराइज बताए जाते हैं, जिसकी विशेषताएं बताई जाती है। तो इसकी विशेषताएं मुख्य रूप से 4 विशेषताएं हैं, जिसको अभिलक्षण बोलते हैं। 4 विशेषताएं कौन सी भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके स्टेप को लिख लिया हो तो हम इसको साफ करें, बताओ। जी सर, साफ कर। चल ठीक, चल अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे करेंगे इसके कैरेक्टराइजेशन, मतलब इसके लक्षण या इसकी विशेषताओं पर हम बात करेंगे ना, इनकी विशेषताएं क्या है। चलिए विशेषताओं के बारे में बात करें। विशेषताएं या कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, यह हो जाएगा कैरेक्टराइजेशन। सर साइंटिफिक मेथड के ना? जी हाँ, अभी सब साइंटिफिक मेथड के ही चल रहे हैं। अब इसमें कैरेक्टराइजेशन जब आप करोगे तो इसमें कुछ की पॉइंट्स आपको मिलेंगे ना। तो सबसे पहले इसके नाम लिख लो, क्योंकि नाम हम लोग को याद होने चाहिए। पहला होता है रेप्लिकेबल ना, रेप्लिकेबिलिटी जिसको बोलते हैं। रेप्लिकेबिलिटी, ठीक है, पहला रेप्लिकेबिलिटी होता है। दूसरा आपका क्या होता है, प्रिसीजन। प्रिसीजन है। फिर तीसरे पॉइंट में आपका क्या आता है, ठीक है, तीसरे पॉइंट में आपका कौन सा आता है, फॉल्सिबिलिटी आती है। फॉल्सिफिएबल, ठीक है, फॉल्सिबिलिटी आती है आपकी। फॉल्सिबिलिटी आती है। फॉल्सिबिलिटी के बाद आपकी पर्सिमोनी आती है। ठीक, पर्सिमोनी आती है। ये 4 आपके सामने आते हैं। इन चारों को हिंदी में क्या कहते हैं ये भी जान अभी लो। भी शुरू है। सबसे पहले इसको बोलते हैं अनुकरणीयता। अनुकरणीयता होता है पहला, ठीक है। प्रिसीजन मिस क्या होता है, प्रिसीजन मिस होती है परिशुद्धता आपका होता है।
दूसरा क्या है, परिशुद्धता। फिर परिशुद्धता होता है। फिर तीसरे पॉइंट में आपकी मिथ्यापनीयता होती है आपकी। मिथ्यापनीयता होती है। और पर्सिमोनियस क्या होता है, पर्सिमोनियस होता है मितव्ययिता। मितव्ययिता। मितव्ययिता, ठीक है। ये पॉइंट्स होते हैं हम लोगों के सामने। तो अब इसी पर हम लोग थोड़ा सा इसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हम लोग को दिए गए हैं। चलो चलिए, सबसे पहले रेप्लिकेबल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। रेप्लिकेबल पे क्या बताता है हम लोगों को, ठीक है। वन बाय वन सर ये पॉइंट हम लोग थर्ड को। क्या लिखा है आपने? हाँ बोले। हिंदी में थर्ड वाला, हिंदी में थर्ड वाला आपने क्या मिथ्या लिखा? मिथ्या मिथ्यापनीयता होती है। मिथ्यापनीयता। होती है, मिथ्यानियता जो झूठी होती है, मिथ्यापनीयता। मिथ्यानियता। ठीक, मिथ्यापनीयता होती है। अब इसको सबसे पहले वन बाय वन पॉइंट में हम लिखेंगे। वन बाय वन पॉइंट में क्या होगा, सबसे पहले इसको बोलते हैं रिपीट। रेप्लिकेबल मतलब होता है रिपीट। ठीक, की पॉइंट से इसको लिखिए। इसको रिपीट के बारे, इसका एक की पॉइंट होता है रिपीट। ठीक, रिपीट से हम लोग पढ़ सकते हैं। फिर इसमें होता है नेक्स्ट वाले में परिशुद्धता। परिशुद्धता में क्या होता है आपका, परिशुद्धता में होता है प्योरिटी एक्यूरेट। सर, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हो गया, प्योरिटी। हाँ, एक्यूरेसी है, एक्यूरेट होता है आपका। की पॉइंट्स इसको हम पकड़ सकते हैं। फिर फॉल्सिबिलिटी में क्या हो जाएगा आपका, बताओ। परिशुद्धता, वो ये मिथ्यापनीयता में, फॉल्सिबिलिटी में इसको जो है मुख्य रूप से नल हाइपोथेसिस के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, नल हाइपोथेसिस के लिए। नल हाइपोथेसिस के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसको रिजेक्शन, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है इसको, मिथ्यापनीयता को। ठीक, वहीं पर्सिमोनी की बात करेंगे या पर्सिमोनियस की बात करेंगे तो ये कहेगा सिंपल एंड इजी की बात करेगा। क्या बात करेगा, सिंपल एंड इजी की, सिंपल एंड इजी की बात करेगा। ठीक, सर पार्सिमोनी को डिफाइन करना जो सिंपल एंड इजी में कैसा आ जाएगा इसमें? मितव्ययिता, मितव्ययिता में क्या होता है कि कम खर्च हो। ऐसे साधारण, अभी वन बाय वन, अभी तो मैंने केवल आपको ओके, इसके की ओके, पॉइंट ओके। बताए, इसके डीप में अभी हम ओके, चलते ओके, हैं तुरंत। सर कीजिए कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत अभी चलते हैं। चलो, सबसे पहले रेप्लिकेबिलिटी पर हम लोग पढ़ते हैं। तो कहता है रेप्लिकेबल द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट्स ऑफ hypothesis should be supported again and again when the same type of research in repeated in other similar circumstances की बात करता है। इसमें क्या कहता है कि अनुकरणीय, कह रहा अनुकरणीयता परिकल्पनाओं के परीक्षण के परिणामों का बार बार समर्थन करता है। इसमें जब वह अनुसंधान का प्रकार, जब एक जैसे ही अनुसंधान के प्रकार हमें मिलते जाते हैं तो उसी प्रक्रिया को दोहराया जाता है। ठीक है, दोहराया जाता है। इसमें कहता है कि समान परिस्थितियां होने पर यदि परिणाम दोहराए जाते हैं तो हम अपने शोध की वैज्ञानिक प्रकृति पर विश्वास कर लेते हैं। मतलब कोई भी एक कंडीशन में रिलायबल है, हम उसको दूसरे कंडीशन में भी लेकर आते हैं, दूसरे कंडीशन में भी रिलायबल है तो तीसरे कंडीशन में भी लेकर आते हैं। तो ऐसे हमको पता चल जाता है कि हमारे जो रिसर्च है उसमें वो क्या है, बेटर है, इक्वल काम करेगा वो। ठीक है, ये पॉइंट्स बताने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर इतने पॉइंट? सर सर मतलब मेथड हम चाहे जो लगाए रिजल्ट सेम आता है? नहीं, रिजल्ट सेम मेथड चाहे जो नहीं, उन्होंने कहा रेप्लिकेबल में एक ही मतलब जैसे आपने एक परिस्थिति में एक विधि को लगाया, उसी विधि को आपने किसी दूसरी परिस्थिति में लगाया, दूसरे कंडीशन में, दूसरे एटमॉस्फेयर में लगाया, तो वो क्या करती है, सहायता करती है। वो सहायता करती किसमें, अब याद रखिएगा, परिकल्पनाओं के परीक्षण में। ये सब जितने भी है हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए है।
हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए, ठीक है, टेस्टिंग। सर हाँ बोले। सर मतलब जैसा हम समझे हैं सर, हम बोले। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ तो सर जैसे रेप्लिकेबिलिटी होता है ना सर, जैसे हमने कोई एक हाइपोथेसिस को लेकर एक रिसर्च किया है, उसका टेस्टिंग किया है, अगर दूसरा पर्सन भी उस हाइपोथेसिस को फिर से रिसर्च करेगा तो उसका रिजल्ट सेम आएगा, उसी को सर रेप्लिकेबिलिटी बोलते हैं। ठीक, अब इसमें और भी बताते हैं। रिजल्ट सेम ही हाँ रिजल्ट जितनी सेम बार आएगा, भी उसको इसमें रिपीट कहता करेगा, है कि कोई भी पर्सन अदर हाँ पर्सन भी इसमें करेगा रिसर्च तो कहता है रिजल्ट कि सेम आएगा रिसर्च इज इसका। रेप्लिकेबल व्हेन अदर कैन अच्छा। रिपीट। देखिए जो आपकी लाइन है वही है, कह रहा है कि रिसर्च इज रेप्लिकेबल व्हेन अदर कैन रिपीट इट एंड गेट द सेम रिजल्ट। मतलब जब कोई और दूसरा जो है इसको दोहराता है या दोहराने का प्रयास करता है तो उसमें भी समान परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। तो यह अनुसंधान का एक विश्वसनीय चीज माना जाता है, इसीलिए इसमें रिपीट की बात करी गई है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, सबको बताओ, सभी लोग जी सर बताइए। अब सही है। सोनाली, हाशमी, नेहा जी, शैलवी, जी सर। स्निग्धा। जी सर, जी सर सही है। ठीक, तो ये रेप्लिकेबल हमेशा रिपीट की बात आएगी, दोहराने की बात आएगी, तो यहाँ पर एकदम क्लियर होता है पहला पॉइंट। फिर इसके दूसरे पॉइंट में हम लोग चलते, दूसरे पॉइंट में क्या कहता है हम लोग को बताओ। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में आप लोग समझ रहे, एक्यूरेट चीजें हम लोग को मिलनी चाहिए, मतलब उसमें कोई भी चीज कम ना हो उसमें, ठीक है। सर जैसे मतलब कोई भी चीज है उसमें ये वाला एग्जांपल लगता है ना कि 2 × 2 = 4। हाँ मतलब कि जैसे ये कह सकते हैं कि केयर पॉइंट का अंतर हो, एक्यूरेट केयर उतर कर आए तो उसको बोलते परिशुद्धता। कोई भी रिसर्च आप कर रहे हो, रिसर्च करने पर जो रिजल्ट हमें पहले मिला था वही हम कर रहे हैं, तो वही बार बार वही रिजल्ट हमें मिला, तो मतलब एक एक्यूरेसी हमें मिल रही ना, कि यहाँ पर एक्यूरेट वही चीजें हमें मिलेंगी ये नीति अगर हम लगाएंगे तो, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला नहीं होता है, तो उस फॉर्मूले का हम क्या करते हैं कि कोई भी मेथड, मान लो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, उस फॉर्मूले को हम लगाते हैं दूरी पता करने के लिए, समय पता करने के लिए, लेकिन उसके लिए नियम है कि दो चीजें आपको दी जानी चाहिए तीन चीजों में से। जब तीन चीजों में से दो चीजें दी जाएंगी तो आप एक्यूरेट उसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। एक्यूरेट का मतलब रिसर्च में भी हम प्रयोग कर सकते हैं कि कोई भी हम कोई भी मेथड लगाते हैं, उस मेथड में बार बार अगर हम उस मेथड को लगाते हैं लेकिन रिजल्ट चाहे भले अलग आए, क्यों, रिजल्ट कब अलग आएगा, जब उसके डेटा अलग अलग होंगे। लेकिन एक्यूरेसी का मतलब होता है कि वो निश्चित तौर पे एक पैमाना जो होता है उससे ऊपर नीचे नहीं करेगा ना। जैसे एक तराजू होता है, तराजू एक्यूरेट बताता है ना, उसमें कमी होती है तो वो दिक्कत कर रहा है, तो एक्यूरेट के मतलब यहीं पर बताता है परिशुद्धता। ठीक, कि मतलब हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, चाहे एक बार करो, चाहे दो बार करो, चाहे तीन बार करो, रिजल्ट सेम ही आ रहा है तो एक्यूरेट होगा। यहाँ पे रिपीटेशन की बात कर रहा है, अब दोनों में अंतर क्या होगा, दोनों में अंतर ये होगा कि रिपीट करेंगे रिजल्ट बार बार एक ही आएगा, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट एक नहीं, यहाँ पर शुद्धता की बात करेगा कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। अब इसमें रिपीटेशन में क्या होगा, पहली अगर आपने पहली बार टेस्ट किया, टेस्ट में अगर पहली बार में ही कमी आ रही तो दोबारा करोगे तब भी कमी आएगी, तीसरी बार करोगे तब भी कमी आएगी, तो यहाँ रिपीटेशन की बात करता है। लेकिन रिपीट करने के साथ साथ उसमें एक्यूरेसी भी हो, ये भी उसमें ये बताता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, ठीक है, कि विशेषता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए कि जब कभी हम लोग रिपीट करेंगे, रिपीट करने में एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। अब तीसरे वाले में क्या कहते हैं, फाल्सिबिलिटी में, ठीक, फाल्सिबल में बताओ जरा, फाल्सिबल में क्या होगा आपका, में ये आए कि हम जो ओ सॉरी जो हम रिजल्ट नहीं आता बिल्कुल। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है हाशमी जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, ठीक है, और कोई बोलो। और कोई बोलिए भाई, और किसी कुछ नहीं आता, क्या सर? बताओ बताओ। ये फॉल्सिफिकेबिलिटी के बारे में सर।
हाँ हाँ सर हम जैसे भी कोई भी जैसे हम लोग थ्योरी करते हैं, मतलब कोई भी थ्योरी या कोई हाइपोथेसिस को हमको रॉन्ग प्रूव करना, जैसे नल हाइपोथेसिस होता है ना, कि हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि उसको रॉन्ग, अपने हाइपोथेसिस को सही करने के लिए फिर दूसरे हाइपोथेसिस को रॉन्ग साबित करना होता है, तो वो नल हाइपोथेसिस में आता है, उसको हमको रिजेक्ट करना होता है। उसी हाँ। वही होता नल है सर हाइपोथेसिस को फॉल्सिफिकेबिलिटी। रिजेक्ट कब किया था? कहते हैं कि जैसे पहले कंडीशन हमने चेक किया, कोई भी टेस्टिंग बनाई, टेस्टिंग में 50 उस समय भी आ रहा है, अब उसको हमने किया 50 इस समय भी आ रहा है, तो दोनों की वैल्यू तो सेम हो गई। जब दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी तो नल हाइपोथेसिस के अंदर आ जाए। उसको मतलब कि जब कभी दोनों में इक्वलिटी मिल जाए, जैसे मेल और फीमेल की क्वांटिटी ले हम, दोनों की क्वांटिटी सेम आ जाए, तो हम रिसर्च क्या करेंगे? जो पहले था वही आज भी बनकर आ रहा है, तो इसमें रिसर्च, इसीलिए इसको रिजेक्ट करके आगे बढ़ाने की बात हम करते। जो मिथ्यापनीता होती, मिथ्या मतलब होता है झूठा, और मिथ्यापनीता वही नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस के लिए होता है। फिर नेक्स्ट आपका होता है पर्सिमोनी। सर पर्सिमोनी का मतलब होता है सर मिथ्यापनीता। मिथ्यापनीता का सर मतलब होता है, जस्ट वेट, मिथ्यापनीता का मतलब होता है कि यहाँ पे सिंपल एंड इजी, मतलब कम खर्च लगे और काम अच्छे तरीके से हो जाए। हाँ अब बोलिए नेहा। सर ये बोलना है कि ये मिथ्यापनीता में सर, जैसे कोई भी हम रिसर्च ले रहे हैं उसका रिजल्ट जो पहले था वही बार बार आ रहा है, तो उसे रिजेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नहीं, जब दो रिजेक्ट की बात होती है कि जैसे मान लो आप कोई नया चीज ढूंढना चाहते हो, लेकिन नया चीज ढूंढने से पहले आपको उसमें वही चीज दिखाई दे रही है, तो इसलिए नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और आगे कोई एक और स्टेप लेंगे, कोई नई हाइपोथेसिस बनाएंगे, तब उसमें जाके करेंगे। तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है कि पुराना जो भी चीजें मिलेगी उसको ये रिजेक्ट करता चलेगा। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या होगी, वो रिपीट करेगा हाइपोथेसिस को, कि रिपीट करने के बाद उसको पता चले क्या चीज है क्या चीज नहीं है। चलो रिपीट किया, अब रिपीट करने के साथ साथ देखेगा कि रिपीट तो कर रहे हैं, क्या वो सही है कि नहीं है, कि बार बार हम रिपीट कर जा रहे। कहता है कि यार पर्सी, प्रिसीजन वाला कहता है कि भाई थोड़ा ठहरो, अब मुझे चेक तो करने दो कि बार बार तुम वही अपनी धुन रमाए पड़ो। कहता है रुको मैं चेक करता हूँ। जब ये चेक करता है तो चेक करने के बाद बताता है कि अब देखो मैंने चेक किया ना, जब चेक किया तो देखो नल हाइपोथेसिस हमको मिल गई, यहाँ पे हम रिजेक्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा चलो भाई इतना हमने इतनी मेहनत करी, शुरू से लेके अंत तक बनाया और तुम रिजेक्ट कर रहे हो। तो नल हाइपोथेसिस कहता है कि हाँ भाई आपकी चीजें गलत है, हम रिजेक्ट कर दिए, लेकिन उसका एक तरीका है। क्या है कि हम आपके काम को सरल बनाएंगे और साधारण तरीके से हल करके ले जाएंगे, कि जितना खर्च आपका लगा है उसके खर्चे को हम आपका बचा लेंगे। तो ये चारों पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर लेकर चलते, जो साइंटिफिक मेथड के अंतर्गत आता है इनकी विशेषताओं में। ठीक है, तो ये 1 by 1 पॉइंट से जुड़ जाता है आपका। क्लियर है? बताओ। सर सर एक्यूरेट में हम क्या ये बोल सकते हैं कि इसमें मानदंड जो भी होता है वो पहले से निर्धारित होता है? एग्जाम्पल इसमें वही लेते हैं ना सर कि 2 into 2 = 4, ये हमने पढ़ा था। तो एक्यूरेसी, हाँ इसमें ये एक्यूरेसी रहता है कि देखी अगर जाती आप, है। बिल्कुल एक्यूरेसी देखी जाती, जो पहले से आपका डिसाइडेबल हुआ हो, क्या उस मतलब उस ऊंचाई को वो छू रहा है कि नहीं छू रहा है। उस चीजों को गुणवत्ता को देखते हैं कि कितनी जी इसमें गुण कितना है, मतलब कुल मिला के हमारा जो काम करे, हमारे काम को कितने बेहतर तरीके से वो डिजर्व कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर इतनी चीजें बताता है। यहाँ पर क्लियर है ये पॉइंट? बताओ। जी सर। क्लियर है? अब जी इसके बाद हम इसके पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, मतलब वैज्ञानिक पद्धति के प्रकार पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में आता ही आता है। इसके जो है तीन आपके क्या है टाइप्स है। तो चलो इसको साफ करें, फिर टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ें। चलो इसके बाद हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि इनके टाइप्स क्या दिए हुए हैं। टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड के कितने टाइप्स है? तो 3 टाइप है। बताओ कौन कौन से टाइप है, आप बताओ आप लोग।
किसी को पता है टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड? बताओ। जी सर, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव। जी सर। हाँ, सबसे पहला कौन सा है? एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी होता है। सेकेंड वाला क्या होता है? एक्सप्लेनेटरी होता है सेकेंड वाला ना। एक्सप्लेन, हाँ एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी होता है, ठीक। और थर्ड वाला क्या होता है? थर्ड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव। बोलो बोलो। डिस्क्रिप्टिव नहीं बोलते हैं, याद नहीं है? डिस्क्रिप्टिव। सिलेबस उठाकर अपने पास, जब कभी आप लोग पढ़ा करो ना तो सिलेबस अपने पास रखिए, तो आपको और इजी लगेगा पढ़ने में। डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव है। अब इसको हिंदी में क्या क्या कहते हैं ये भी जान लो। इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लोरेटरी को क्या बोलते हैं? खोजपूर्ण या गवेषणात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खोजपूर्ण। क्या बोलते हैं? खोजपूर्ण या कहीं कहीं गवेषणात्मक मिलेगा आपको, ठीक है, कहीं कहीं आपको गवेषणात्मक मिलेगा। गवेषणात्मक। एक्सप्लोरेटरी जो होता है, एक्सप्लोरेटरी को व्याख्यात्मक बोलते हैं, ठीक है, व्याख्यात्मक बोलते हैं हम लोग। व्याख्यात्मक है आपका। फिर तीसरा आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, वर्णनात्मक है। वर्णनात्मक है। जानते हैं, आज एक लोग के पास हम गए थे, उनका असिस्टेंट प्रोफेसर में कल परसों जो रिजल्ट आया है उसमें उनका हो गया है, तो उन्होंने आज हाँ इनवाइट किया था मिलने के लिए। तो उनके नाम घर, नाम 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 उनका अनीता बताइए। वर्मा है। अनीता वर्मा। तो विज्ञापन 50 में बीएड बीएड डिपार्टमेंट में उनका हो गया है असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो अभी उन्होंने सीट तो अभी आई नहीं, कि कॉलेज वैसे बनारस में डाला है उन्होंने, डालेंगे अभी। तो उनसे मिले, उनसे बात करी, तो हम लोग साथ में पढ़ते थे। उनका जी, उन्होंने बताया कि और भी कैसे हम और बेहतर कैसे क्या रहे, क्या क्या कमी रह गई। उन्होंने बोला कि ठीक है, सबका अच्छा हुआ। उन्होंने जीएस में काफी बेहतर अंक पाए हैं। जीएस में उन्होंने 24 नंबर्स, मतलब 24 क्वेश्चन उनके सही हैं 30 में से। 24, हाँ मे बी 24। तो वो क्वेश्चन उनको आगे बढ़ाकर ले गया, और उन्होंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के बाद बहुत अच्छे तरीके से उनके हुआ। आज उनके घर गए थे तो उनके पापा, उनकी दीदी, जीजा और हम प्रदीप जी गए थे। तो काफी अच्छा लगा वहां मिलकर उनसे, और काफी चीजें रही। अगर आप लोग चाहोगे तो आप लोगों से भी मिलवाएंगे, ठीक है। उनको यस सर। लाइव लेंगे तो बात हो जाएगी, उनसे भी डिस्कस, जी आप सर, लोग जी बात कर सर, सकते हो। जरूर हाँ सर, सर, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर, जरूर मिलवाइए। जी सर। हाँ बिल्कुल। असिस्टेंट प्रोफेसर में काफी समय से लगी रही, और वो आपको अपनी बातें बताएंगी, तैयारी कैसे हम लोग करें हैं, कि कैसे करें यस कि हम सर। लोग एकदम कंसंट्रेट होके करें, ठीक है। तो वो सब चीजें थी, काफी हम लोग के साथ में उठने बैठने, मतलब फ्रेंड सर्किल में है हम लोग के। एक लोग का और हुआ है, उनसे भी देखिए कब मुलाकात होती है, उनके पास भी टाइम नहीं है। एक बनारस के हमारे मित्र हैं दीपक मिश्रा जी, उनका भी बीएड में असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया है, ठीक है। तो ऐसे दो लोग हैं जिनका हो गया है, बाकी और भी है, लेकिन जो और लोग जैसे जैसे जो जानेगा वैसे वैसे बताएंगे हम लोगों को। तो उनसे भी बातें कभी ना कोशिश करेंगे कि वो लोग भी बात करें हम लोगों से, और बताएं अपनी बात को कि कैसे हम लोग उसको आगे बढ़ाए हम लोग अपनी तैयारी को, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे काफी उन्होंने अभी नहीं, काफी समय से, कोई सोचता है कि एक दिन में एक साल में हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। जब आप हायर एजुकेशन में जाते हो तो समय बेहिचक समय आपको लगता है। हम लोगों ने अपने सब्जेक्ट पर कमांड तो कर ली है, लेकिन जीएस पोर्शन कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। अब उसको भी अधूरा पकड़ना रह बहुत जाता है। जरूरी है, ठीक है। अब उसके लिए हाँ आपको सर। पर्टिकुलर कंटिन्यू वे में डेली 2 घंटे देना है, जो कि हम देना शुरू कर चुके हैं। शुरुआत हम दे ही रहे हैं, जीएस पोर्शन को भी हम पढ़ते जा रहे हैं। 2 घंटे डेली देना है हमें। सब्जेक्ट तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, जीएस को भी हम लोग को पढ़ना है हम लोगों को, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की सर वो 2 घंटा आप निकालते कहाँ से हो? अब वो निकल जाता है कहीं ना कहीं से,
ठीक है। कॉलेज को भी मैं आपको बताया नहीं, हम बता दें कॉलेज को, जिस कॉलेज में हम पढ़ाते थे उस कॉलेज को हम ड्रॉप कर चुके हैं। तो अभी दो चार दिन का समय है, जब तक कोई नया कॉलेज नहीं मिलेगा तब तक अभी है। तो उसमें दोपहर का टाइम जो मेरा रहता था उसमें जरूर सर निकालते थे। वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे कि 28 में थे कॉन्ट्रैक्ट आप? बेस पे था ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 5 इयर्स का होता है। तो मेरे 4 साल पूरे हुए थे, थोड़ा सा कॉलेज का एटमॉस्फेयर मुझे नहीं समझ में आ रहा अब आगे, तो इसलिए मैंने उसको ड्रॉप कर दिया है। सर क्योंकि सब जगह ऐसे लोग मिलेंगे, बस चेहरा अलग रहेगा, नाम अलग रहेगा, आप कहीं भी चले जाइए। अरे ठीक है, तो ये 4 सालों में मैंने देखा है कि मेन होता है बिहेवियर, अगर जहाँ पर अच्छा हो आपको, आप घर पर भी आकर कॉलेजेस की टेंशन लेकर आप करोगे तो हम नहीं कर पाएंगे ना, बिल्कुल क्योंकि नहीं ले कॉलेज का सकते। वर्क भी है, मुझे पढ़ना भी है प्लस पढ़ाना भी है, तो काफी वर्क हो जाता है, नहीं, तो वहां आपका की तो टेंशन उम्र लेके है, नहीं कर अभी सकते थे। आपको ग्रोथ करना ही चाहिए, क्योंकि आपका सारा कुछ पड़ा हुआ है सर। हम लोग क्या फीमेल पर्सन हो जाते हैं, कहीं जा नहीं सकते छोड़ के बच्चों को, इसलिए। लेकिन आपके पास भरपूर है अपॉर्चुनिटी, नहीं तो आप हमारे कर हमारे सकते आसपास हैं। भी जो है बहुत अच्छी बात ये है कि इतने समय में व्यवहार बहुत कमाया है, ठीक है। व्यवहार कमाने के साथ साथ लोगों का तालमेल बैठाना, उनसे अच्छे तरीके से बात करना, हाँ तो नहीं ये सर, सब बाय चीजें वैरी नेचर भी करती है, तो जो आपका। कि ज्यादा समय तक नहीं, अब कुछ ही समय में वो मिल जाएगा ना, तो इसलिए समय बचता है। समय जी बताऊं कब बचता है, जिस समय आप कॉलेज में रहो, कॉलेज में मात्र आप अगर आधे घंटे भी बैठकर, जो लंच होता है, लंच आप करके आराम से आधे घंटे अगर आप अपनी पढ़ाई कर लोगे तो बेटर, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब पढ़ाई करने का जो जी मैगजीन्स, जो ईयरली मैगजीन्स आती हैं, या कोई भी ऐसी चीज आती है, वहां पर मोबाइल से कंटेंट को आप पढ़ना शुरू कर लो, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो वह आपको काफी आगे तक लेकर जाएंगे ना, या हाँ, या फिर सैलरी ने रिवीजन बात बहुत किया जरूरी था, है। मुझे बताया। जी ठीक, सर, जी सर। चल, तो ये था सबसे पहले खोजपुर या गवेषणात्मक की बात करेंगे, तो उसमें क्या होता है, इसमें कह रहा है कि इट इज अ स्टडी ऑफ न्यू फिनोमेना, मतलब यह जो है नई घटनाओं का एक अध्ययन है। अगर सही बताए तो पढ़ने का मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। शेड्यूल इतना बिजी चल रहा है, इतना बिजी चल रहा है, क्योंकि काफी चीजें, क्वेश्चन पेपर भी बनाना है, मैटर को भी क्योंकि सही तरीके से लेकर आना जी है। सर, हम लोग को भी क्लास लेने के पहले आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा देना पड़ता होगा, तो ही तो आप 1-1.5 घंटा कंटेंट को डिस्क्राइब कर पाएंगे, बोल पाएंगे। हाँ उसके लिए भी बिल्कुल, आपको प्रिपेयर करना पड़ता बिल्कुल होगा। वो चीजें करनी पड़ती ना। अब उसी की वजह से मेरे पास टाइम की बहुत ही कमी है, अब उसी को किस तरीके मैनेज कमी करना है, है। वो तो हम ही लोग जानते हैं, और आप लोग भी बखूबी जानते होंगे कैसे मैनेज हो पाता है ना, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करें एक्सप्लोरेटरी को, सबसे पहले समझ लें कि एक्सप्लोरेटरी में क्या कहता है, किसी भी चीज को खोजना या उसके बारे में जानना। तो इसमें कहता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, इसमें कह रहा है कि खोजपूर्ण अनुसंधान जो होता है, इसका जो लचीलेपन की विशेषता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला के इसको कह सकते हैं ये फ्लेक्सिबल है। जो की पॉइंट्स लिखेंगे एग्जाम में वही चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल मिल जाएगा। यहाँ पर अगर प्रिया जी होंगी तो वो जानती होंगी अनीता को, ठीक है। अनीता को जो मेरे साथ जुड़े होंगे पहले से, वो लोग जरूर जानते होंगे। यहाँ पर तो कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर प्रिया जी है, प्रिया जी जानती होंगी, ठीक है। वहां पर एक फ्रेंड और है, क्या नाम, उमेश है, गुप्ता प्रिया जी, है। उमेश गुप्ता है, उनका भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया है। दो तीन, हाँ 3 लोगों का मेरी जानकारी में, मेरे जो परिचित है वो 3 लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि इसमें लचीलापन होता है, ठीक है। तो ये आपका की पॉइंट्स है, लचीलापन, लचीलापन हो गया आपका। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद इसमें कहता है कि व्हेन अ प्रॉब्लम इज ब्रॉड एंड नॉट स्पेसिफिक डिफाइंड, द रिसर्चर्स यूज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एज बिगिनिंग स्टेप, ठीक है। एज ए बिगिनिंग स्टेप क्या कह रहा कि जब कोई समस्या बहुत बड़ी होती है, क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, और बहुत विशेष रूप में उसको, जब बड़ी होगी तो हम उसको, उसकी विशेषता को हम बताने में असमर्थ होते हैं। जब उनकी विशेषताओं को हम बताने में असमर्थ होते हैं, तो
तो शोधकर्ता ऐसी चीजों को प्रारंभिक चरण के रूप में खोजपूर्ण शोध का उपयोग करते हैं, मतलब कि एक्सप्लोरेटरी को यूज करते हैं फर्स्ट स्टेप में, मतलब बिगिनिंग स्टेप को में। ठीक है, इसको किस में यूज करते हैं? बिगिनिंग स्टेप में, बिगिनिंग स्टेप में। और बता दूं कि उनके यहाँ जो अनीता की बात करना, उनके यहाँ उनके भाई, उनकी दीदी, उनके जीजा, उनके पापा, मतलब पूरी फैमिली जो गवर्नमेंट जॉब वाली है, कोई भी ऐसा नहीं है जो एक बिना गवर्नमेंट इन्वायरमेंट जॉब मिल के हो। जाता है ना सर, एक इन्वायरमेंट मिल जाता है। एक अगर व्यक्ति घर से निकल गया तो फिर उसको एक वो एक सहारा मिल जाता है और एक आइडिया मिल जाता है कि हमको कैसे इस फील्ड में घुसना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उस मतलब फैमिली की उनके ग्रोथ होती जाती है। कह सकते हैं कि उनके फैमिली में जितने लोग हैं सब जॉब वाले ही हैं, कोई बिना जॉब वाला, गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं है कोई ज्यादा ना। तो ये है, तो ये एक एटमॉस्फेयर जैसा आपने बोला ना, ये एक एटमॉस्फेयर बन जाता है। लेकिन उनके एटमॉस्फेयर से पहले भी कोई ना कोई तो पहली बार तो जरूर किया होगा। तो वो पहले इंसान आप अपने घर के आप हो सकते हो, हमारे घर में हमारे फादर हैं और उनकी भी गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन हम लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं कि आगे कहीं ना कहीं हम लोग खड़े हो पाए। ठीक है, वो तो ये हो गया। ठीक, ये दो बिगनिंग हो गए, आपका फ्लेक्सिबिलिटी हो गई सर और ये बिगनिंग जो स्टेप हो आपने गया। बताया ना बिगनिंग स्टेप, हाँ, तो इसमें कहते हैं कि बिगिनिंग स्टेप ये कब होगा? जब कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो, बहुत बड़ा चीज होगा, तो उसको हम डिफाइन करने में हमें प्रॉब्लम होगी, उसको उसकी स्पेशलिटी बताने में हमें दिक्कत होगी। जब ऐसी कंडीशन होगी तब कौन से रिसर्च को हम यूज करेंगे? तो साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का हम प्रयोग करेंगे। माइंड में बैठा लीजिएगा, जब कभी क्या होगा, बड़ी क्या हो, कोई बड़ी समस्या हो, ठीक है, क्या करें, ब्रॉड प्रॉब्लम, ठीक है, ब्रॉड प्रॉब्लम होगी, तो ब्रॉड प्रॉब्लम हो और उसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तब हम किस प्रकार के रिसर्च का यूज करते हैं? तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का हम यूज करते हैं, प्रारंभिक चरण में, बिगिनिंग स्टेप में यूज करते हैं। क्लियर है? बताओ। यस सर। ठीक, अब इसमें कहता है एक्सप्लोरेटरी स्टडीज आर अ वैल्यूएबल मींस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग, टू सीक न्यू इंसाइट्स एंड टू आस्क क्वेश्चन एंड एसेस फिनोमेनन इन अ न्यू लाइट्स। मतलब इसमें क्या कहता है इस, जी सर। ठीक आ ठीक रही ठीक, तो जी सर। यहाँ पर इतना हम लोगों ने बताया। इसमें और क्या बताया? इसमें कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि समझने के लिए खोजपूर्ण अध्ययन एक बहुत ही मूल्यवान साधन है। इसमें नई अंतर्दृष्टि, मतलब न्यू इंसाइट के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? न्यू इंसाइट, न्यू इंसाइट के बारे में जानते हैं यहाँ पे, कि न्यू इंसाइट के बारे के साथ साथ, न्यू इंसाइट के साथ साथ इसमें और क्या चीजें मिलती है? न्यू लाइट्स, न्यू फिनोमिनन, मतलब नई घटनाओं के बारे में जानने का मिलता है, नए रास्ते हमें दिखाई दे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लोरेटरी है, खोजपूर्ण सिद्धांत है, इसलिए ये इसकी पॉइंट बात करते हैं। आपका क्लियर है? फिर आपका न्यू इंसाइट क्या होगा? क्या हो गया? न्यू इंसाइट क्या होगा? न्यू इंसाइट का न्यू इंसाइट मतलब आपको मैंने बताया नई अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि का मतलब नए नए रास्ते हमें दिखाई देते हैं ना, ठीक है, नए रास्ते दिखाई देते हैं हमें। सर और क्या बोला था? नई घटनाएं। हाँ, न्यू फिनोमिनन, ठीक है, न्यू फिनोमिनन को न्यू घटनाएं, नई घटनाएं बोली। म्यूट कर लीजिए और लोग। सर इसी को पायलट स्टडी कहेंगे ना? नहीं, कि पायलट अलग है स्टडी वो? को नहीं कहेंगे ना। पायलट स्टडी क्यों कहेंगे? पायलट स्टडी की मेन कंडीशन होती है कि उसमें किसी भी रिसर्च को करने जा रहे हैं उससे पहले उसका हाँ, एक छोटा प्रारूप, एक टेस्ट छोटा, करना। हाँ, वर्क करके, प्रोग्राम करके उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ना, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो आता है आपका पायलट रिसर्च में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक्सप्लोनेटरी। इसको तो सभी लोग जानते होंगे
कि ये क्या है, एक्सप्लेनेटरी क्या होता है। इसमें होता है कि जब कारण और प्रभाव के संबंधों का पता लगाया जाता है या उनके बारे में जानने का प्रयास किया जाता है, किसके बारे में, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में, कारण और प्रभाव, कारण और प्रभाव के बीच जो रिलेशनशिप होता है, कहता है when the focus is one cause effect relationships, the study can be explanatory, explaining which causes प्रोड्यूस विथ इफेक्ट। मतलब कि इसमें जब हम इसका एक्सप्लानेटरी का प्रयोग हम कब करते हैं, जब कारण और प्रभाव के संबंधों का हमें पता लगाना होता है, तो ऐसे अध्ययन में हम एक्सप्लानेटरी रिसर्च का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कारण का कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है। कोई भी प्रोडक्ट है तो उसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कारण और प्रभाव के संबंध को शो करती है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर क्या बताएंगे, इसका प्रयोग कब करेंगे, जब कारण और प्रभाव के बारे में बताने का हमें काम पड़ेगा तब करेंगे। जबकि इसमें क्या करेंगे, इसमें आपका क्या है, ये फ्लेक्सिबल होता है। इसमें हम लोग जब कोई बहुत बड़ी समस्या होती है और उसको हम सही तरीके से उसको बता नहीं पाते हैं, तब हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का प्रयोग करते हैं। जबकि कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को बताना होगा तो हम एक्सप्लेनेटरी का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्लियर है पॉइंट, ये वाले दोनों बताओ, ये दोनों। जी सर। हाँ सर। अब बात आती है नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है। तो किसमें कहता है कि जब किसी विशेष घटना का अध्ययन किया जाए, क्या कहता है, व्हेन अ पर्टिकुलर फेनोमेनन इज अंडर स्टडी द रिसर्च इज नीडेड टू डिस्क्राइब इट, टू क्लैरिफाई एंड एक्सप्लेन इट्स इनर रिलेशनशिप एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब कहता है कि इसमें किसी भी विशेष घटना का अध्ययन किया जाता है। क्या कहते हैं, विशेष घटना का अध्ययन किया जाता है। इसमें विशेष घटना का अध्ययन किया जाता है जिसमें उसके आंतरिक संबंधों और गुणों को स्पष्ट करने के लिए तथा समझने के लिए शोध की आवश्यकता होती है। अब किसी विशेष चीजों के बारे में बात करेंगे तो उनके बीच जो संबंध होगा, उनके आंतरिक संबंध होंगे। ठीक है, कैसे संबंध होंगे, आंतरिक संबंध, इंटर रिलेशनशिप। ठीक, इंटर रिलेशनशिप की बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अब देखिए तीनों आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि इसके बाद और पॉइंट्स नहीं बताएंगे, लेकिन ये पहले बेसिक चीजें आपके माइंड में बैठ तो जाए कि होती क्या चीज है। तो सबसे पहले पॉइंट में आप पहले पॉइंट में देख सकते हैं। ठीक, पहले पॉइंट्स में आप क्या देख सकते हैं, आप बता सकते हैं इसमें कि एक्सप्लोरेटरी जो होता है, इसको खोजपूर्ण होता है, इसमें फ्लेक्सिबल होता है, बिगिनिंग होती है, न्यू इनसाइट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी में कॉज इफेक्ट को देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। क्या देखते हैं, कॉज एंड इफेक्ट को देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक, बताओ। यस सर। कॉज इफेक्ट को देखने का प्रयास करते हैं हम लोग, इतने पॉइंट। जबकि इसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, इसकी विशेषताओं या घटनाओं के बारे में बताते हैं। अब इसके और भी अगर हम करेंगे और बारे में इसके जानेंगे तो इसमें कहते हैं एक्सप्लोर नॉलेज। क्या कहते हैं, नॉलेज को हम लोग बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये बताएंगे एक्सप्लोर नॉलेज, ये की पॉइंट्स है, ये एग्जाम में आए हुए की पॉइंट्स को यहाँ पर नोट करें। ठीक है, एक्सप्लोर नॉलेज कहीं पर आपको लिखा मिल जाएगा। अब बात आती है, इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको, बताओ यहाँ तक तो छोटी सी बात थी, ये मे भी सबको क्लियर हो गया होगा। चले अब इसके दूसरे पॉइंट पे हम लोग चले।
जी सर। ठीक, अब इसमें कहता है एक्सप्लोर। अब देखिए फिर से अब पहले पॉइंट पे बात करेंगे। कह रहा है कि एक्सप्लोरेटरी, कह रहा है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ट्राइज टू, ठीक, ट्राइज टू अंडरस्टैंड ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन इन ए प्रीलिमिनरी, ठीक, प्रीलिमिनरी वे। ठीक है, इसमें कहता है कि खोजपूर्ण जो शोध होता है उसके अध्ययन के विषय को प्रारंभिक रूप में समझने का प्रयास किया जाता है। इसमें कहते हैं कि खोजपूर्ण कार्य के लिए अनुसंधान डिजाइनों को आमतौर पर अध्ययन किए जाने वाले एक छोटे से चयन के रूप में प्रत्यक्ष अवलोकन पर निर्भर होना पड़ता है। मतलब प्रत्यक्ष अवलोकन पे क्या बोलेंगे, कह रहा है कि रिसर्च डिजाइन फॉर एक्सप्लोरेटरी वर्क यूजुअली डिपेंड ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो याद रखिए डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की बात यहाँ पर कर रहा है ना, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ ए स्मॉल सिलेक्शन ऑफ व्हाट इज टू बी स्टडी फॉर। फिर कोई भी चीजें हो उनके समझने के लिए हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं आपका। फिर ये चीजें क्लियर हुई, बताओ सबको। जी सर। बताइए सबको क्लियर हाँ हुआ सर। इतना पॉइंट? जी सर। हेलो, ठीक, ये जी हुआ। सर। हाँ सर। सर हाँ, सर इसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी को समझाना जरा। इसको एक्सप्लोरेटरी में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आएगी? फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आएगी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आएगी, जब कभी कोई बड़ी जनसंख्या हो। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ही मैंने बता दिया कि बिगिनिंग स्टेप होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई बड़ी समस्या हो, बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए हमारे पास साधन ज्यादा होते हैं। अगर लोग कम होंगे तो हम अनेक प्रकार की विधियों का नहीं यूज कर पाएंगे, अनेक प्रकार की टेक्निक से यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो हम उसमें अनेक प्रकार की टेक्निक्स को यूज कर लेते हैं, अनेक प्रकार के मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल बताया गया है। ओके सर। ठीक, क्योंकि ज्यादा होगी, ज्यादा लोगों में हम अनेक प्रकार की डिशेस चला सकते हैं। जब मान लो आपके घर में कोई कार्यक्रम हो, जब ज्यादा लोग होंगे तो आप थोड़ा 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 करके कई ढेर सारे आइटम चलवा दोगे। लेकिन जब 2 ही 4 ही लोग होंगे तो चाहे जितना थोड़ा बनाओ तो वो तो बना ही नहीं पाओगे, इसलिए सोचोगे 1 या 2 आइटम को ही बना के हम अपना काम चला ले। तो वही इसमें भी पूरी की पूरी कहानी बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पर। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेटरी की। एक्सप्लेनेटरी को व्याख्यात्मक शोध कहते हैं। इसमें क्या होता है, कह रहा है कि आवर कंसर्न इन कॉज एनालिसिस, क्या करते हैं, आकस्मिक विश्लेषण। याद रखिए कॉज एनालिसिस, कॉज एनालिसिस, ठीक, कारण का विश्लेषण हम देखते हैं। कोई भी कारण का विश्लेषण हम करेंगे यहाँ पे। ठीक, कॉज एनालिसिस करते हैं यहाँ पे। कॉज एनालिसिस इज हाउ वन वेरिएबल इफेक्ट और इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन एन अदर वेरिएबल। इसमें कहता है कि आकस्मिक विश्लेषण जो होता है, आकस्मिक विश्लेषण में हमारी यह सबसे मेन पॉइंट चिंता ये होती है कि एक चर दूसरे चर में परिवर्तन को कैसे प्रभावित करता है या वह उसके लिए कैसे जिम्मेदार होता है। यहाँ पर इस पॉइंट को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब कभी डिस्क्राइब करते हैं तो कॉज और इफेक्ट का हम बात करते हैं, कारण और प्रभाव की बात करते हैं। तो इसमें कहता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कैसे परिवर्तित करता है, कैसे चेंजेस लाता है, और वह चेंज अगर नहीं चेंज लाता है तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कैसे रिस्पॉन्सिबल है उसको चेंजेस करने में यहाँ पर ये एक्सप्लोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिलेशनशिप को बताने का काम करता है। यहाँ पर क्लियर पॉइंट है, सब बताओ क्लियर है दूसरा वाला एक्सप्लेनेटरी में? जी जी सर। हाँ सर।
ठीक है। सोनाली बताओ ये वाले पॉइंट में क्या बताया था अभी, ये एक्सप्लोर डायरेक्ट, ये वाले ये 2 पॉइंट्स बताए। जी सर, इसमें आप बताए थे कि कोई भी एक्सप्लोरेटिव वर्क करेंगे यूजुअली डिपेंड करेंगे, हम डायरेक्ट इसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं सर, क्योंकि ये आपका प्रीलिमिनरी मैंने पहला स्टेज वाला रिसर्च होता है सर, तो इस वजह से हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो भी कुछ सूचनाएं लेते हैं वो। और एक था सर कि एक्सप्लोर नॉलेज करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम करते हैं तो सारी चीज सर एक्सप्लोर करते हैं ठीक है। नॉलेज। सर सेकंड वाला पूछ रहे थे। ठीक, सविता जी हमको बताएंगी ये एक व्याख्यात्मक शोध के बारे में, एक्सप्लेनेटरी के बारे में। हाँ सर जी सर, एक्सप्लेनेटरी में हम ये देखते हैं कि किसी भी समस्या में जो कारण और प्रभाव है, इनके बीच जो संबंध है, उस संबंध को हम देखते हैं कि आखिर में इन कारण और प्रभाव मतलब कुछ जो कारण है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके रिलेशनशिप को देखा जाता है। और उसके बाद उसी कारण को एनालिसिस करते, तभी तो हम उसके रिलेशनशिप को देखेंगे ना। जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे तो हम रिलेशनशिप को कैसे देखेंगे। ये होता है एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, तो सर इसमें जो एक वेरिएबल्स का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल्स पे जो पड़ रहा है उस पर भी देखा जाता है ना एक्सप्लेनेटरी में। तो वही कारण हुई ना, जब कभी कारण और प्रभाव के बारे में बात करोगे तो उसमें बिना वेरिएबल के आप बात ही नहीं कर सकते हो। लेकिन कॉज एंड इफेक्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे तो एक्सपोस्ट फैक्टों में इसको सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलता है। या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम पढ़ते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग इसको देखने को ज्यादा मिलता है यहाँ पर। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जब बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कह रहा कि द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च विल पोर्ट्रेटरी, ठीक है, पोर्ट्री कह रहा कि द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च विल पोर्ट्री एंड एक्यूरेट प्रोफाइल ऑफ पीपल, इवेंट और सिचुएशन। मतलब कहता है कि वर्णनात्मक शोध जो होता है लोगों को, घटनाओं या स्थितियों के जो प्रोफाइल होता है उसको चित्रित करने का, उसको बताने के लिए एक्यूरेट रहता है। ये जैसा है वैसा ही वर्णन करता है ना सर। हाँ, जो जैसा दिख रहा है वैसा ही बताने का प्रयास करता है। जिसकी जैसी स्थिति, जिसकी जैसी घटना है, जो जैसे लोग हैं उनको बताने का पूरा प्रोफार्मा इनका वैसा ही होता है। यहाँ पर क्लियर है पॉइंट? बताओ। उसमें तो सर डिस्क्रिप्टिव में तो हम एजेट वर्णन करेंगे। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है। क्या नाम है हाशमी जी, इस थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है उसमें। तो यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। फिर इसमें और भी चीजें हम जोड़ेंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हम लोग को मिल सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च होता है इसमें एक्सप्लोर नॉलेज होता है, न्यू इंफॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर आता है कि कौन सा, अब रिसर्च को जब कभी भी आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ रिसर्च को, तो उसमें उसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों रूपों में आपको देखना है। आप अपने कॉपी पेन लिए रहिए, एक तरफ क्वालिटेटिव लिखिए, एक तरफ क्वांटिटेटिव लिखिए, और एक तरफ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों लिखिए, ताकि तीनों चीजें आपको पता चल सके कि जितने भी टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ोगे तो आपको पता रहे कौन सा किसमें आएगा। तो सबसे पहले एक्सप्लोरेटरी की बात करेंगे तो ये आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों में जाएगा। सर बोलिए सर, ये जो आंतरिक संबंध है इसमें डिस्क्रिप्टिव में सर इसका क्या रोल है? मतलब ये पॉइंट थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आया। किसमें? आंतरिक संबंधों की बात कर रहा है कि इसमें कह रहा है जब कभी किसी में स्पेशलाइजेशन आप देखोगे, किसी में स्पेशल, जैसे देखते हैं कोई स्पेशल रिलेशनशिप होता है, स्पेशल रिलेशनशिप के लिए उन दोनों में इंटरनल भी कुछ ना कुछ फीलिंग्स रहती हैं। इंटरनल फीलिंग्स रहने की वजह से ही वो लोग स्पेशल दिखाई देते हैं 100 लोगों के बीच में। ठीक है, जब 20 लोगों के बीच में कुछ 2 लोग ही, जैसे 20-25 लोग हो, 20-25 लोगों के बीच में 2 या 4 लोगों के बीच में आपको स्पेशल
कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो वो क्यों मिलेगी? क्योंकि उनमें इंटरेक्शन होगा, इंटरनल रिलेशनशिप होगा उनमें, इसलिए उसमें स्पेशलिटी होती है। तो इसलिए आंतरिक संबंधों की बात यहाँ पर ये बताता है, और ये एक्यूरेसी की ही बात करता है। ठीक है, एक्यूरेट जो चीज जैसी उसको वैसे ही बताते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि एक्सप्लोरेटरी जो होता है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। याद रखिए, गुणात्मक और परिमाणात्मक, ये होगा गुणात्मक और दूसरा होगा परिमाणात्मक। ठीक है, परिमाणात्मक होता है। जबकि हम लोग व्याख्यात्मक शोध की बात करेंगे तो व्याख्यात्मक शोध में क्या होता है आपका, ये आपका क्वांटिटेटिव होता है। कौन सा होता है? क्वांटिटेटिव होगा। होता है सर। ठीक, क्वांटिटेटिव होगा। फिर वहीं पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैसा होगा? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी क्वांटिटेटिव होगा। आपका क्या होगा? ठीक, क्वांटिटेटिव होगा। यहाँ पर पहले पॉइंट्स तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसके हम एक एक पॉइंट्स को पकड़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक्सप्लोर नॉलेज हो गया, न्यू इंफॉर्मेशन हो जाएंगी इसमें। ठीक है, यहाँ पर ये बिगिनिंग स्टेप हो गया। ठीक है, फिर इसमें क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम, और ये इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी और क्लियर एक्सप्लेनेशन आएंगे, फ्रॉम हाइपोथेसिस आएगी इसमें। ठीक, लिटरेचर, इसको मुख्य रूप से लिटरेचर रिसर्च में इसको हम लेकर जाते हैं। किसमें जाते हैं? लिटरेचर रिसर्च में। ठीक है, लिटरेचर रिसर्च में लेकर जाएंगे इसको, नहीं लेकर जाएंगे? किसको लेकर जाएंगे? लिटरेचर रिसर्च में। बताओ जरा, लिटरेचर रिसर्च में किसको लेकर जाएंगे? सर व्याख्यात्मक को लेके जाएंगे ना। और बताओ सर एक्सप्लोरेटरी को लेके जाएंगे। एक्सप्लानेटरी होगा, एक्सप्लोरेटरी होगा, कि इन दोनों में से कौन सा होगा? सर एक्सप्लोरेटरी आएगा। एक्सप्लानेटरी आएगा ना? तो जी सर, क्योंकि हम इसमें खोज कर रहे हैं ना लिटरेचर में, बट हम इसका कॉज एंड इफेक्ट थोड़ी ही देख रहे हैं जो एक्सप्लेन में आएगा। क्या कहना चाह रहे भाई? फिर से बोलिए। सर ये ना हमारा एक्सप्लोरेटरी में आएगा। हेलो, हाँ, बताइए क्यों लिटरेचर आएगा? रिसर्च में क्यों आएगा सर? हम इसमें ना हम खोज कर रहे हैं ना कि ये कैसे हुआ, बट हम इफेक्ट तो नहीं देख रहे। अगर हमें इफेक्ट देखना पड़ता तब हमारा एक्सप्लेन में आ जाता, खोज तो हो जाता, ना हमें इसका रीजन का पता चलता, ना इफेक्ट का पता चलता। बट हम इसको एडिट या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना, ये कैसे हुआ रिसर्च लिटरेचर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये डिसीजन लेना है कि व्याख्यात्मक शोध को केवल एक्सप्लेनेटरी के रूप में देखकर आपको आंसर नहीं देना है, बल्कि देखना इसमें कारण और प्रभाव के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए इसमें नहीं, लिटरेचर रिसर्च जो है इसके अंतर्गत आएगा। क्या आएगा? तो लिटरेचर रिसर्च। हाँ, तो इसके अंदर सर्वे भी आएगा सर। लिटरेचर रिसर्च है, सर्वे इसके अंतर्गत नहीं आता है। सर्वे इसके अंतर्गत है डिस्क्रिप्टिव के। ठीक है, लेकिन इसको मिक्स मत करिए, क्योंकि मिक्स करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। अभी सब कुछ अलग अलग करा देंगे, अभी केवल इतनी चीजें समझो। यहाँ पर ये अब बात आती है एक्सप्लोरेटरी की बात कर रहे हो, तो इसमें क्या कर रहा था? एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या करते हैं? एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को यहाँ पर बताते हैं। जब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताओगे तो यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है। क्या होता है? मैनिपुलेशन होता है, जिसको बोलते हैं मैनिपुलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? हिंदी में जोड़ तोड़। जोड़ तोड़। अब देखिए दीपाली जी नहीं आई ना, वो कहती है उनकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आई है कि नहीं आई है? देख लेते हैं। नहीं आई है, सर, ठीक नहीं है। दिख रही। उनके लिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो क्लास
ज्वाइन ही नहीं कर पाते हैं। अब फिर कहेंगे सर ये हम रिकॉर्डेड नहीं देख पाए, तो ये सब चीजें एक्यूरेसी नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा ना। इसमें जोड़ तोड़ की भावना हो, इसमें मैनिपुलेशन में होता है जोड़ तोड़। ठीक, मॉर्निंग वाले क्लास में ये उन्होंने मैनिपुलेशन को एक बार बता। क्या हो गया सर मैनिपुलेशन को एक बार बता दीजिए। हाँ मैसेज भेज दो उनको। इसमें एग्जैक्ट क्या होता है? किसमें सर मैनिपुलेशन का मतलब पूछ रही है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है जोड़ तोड़ करना। क्या होता है? मतलब कोई भी मैनिपुलेशन मतलब का कम मतलब ज्यादा होता है जैसे करना। आप कोई डिस्क्राइब कर रहे हो, डिस्क्राइब करने के लिए उनके कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को बताने के लिए आपने अनेक प्रकार की चीजों को जोड़ तोड़कर आप उसको बताए ना, ताकि सामने वाला आपकी बातों को समझ जाए। इसका अगर ऐसे कान पकड़ना है नहीं समझ में आए उसको, तो ऐसे घुमाकर कान पकड़, मतलब कुल मिला के घुमा फिराकर उसको समझाना है। तो जोड़ तोड़ करके किसी भी तरीके अपने साथ मिलाकर लेकर चलना है। जैसे आप पार्टियों में देखते हैं ना, पार्टियों में जोड़ तोड़ होता है, तो पार्टियों में मैनिपुलेशन होता है। वहां पर कॉज एंड इफेक्ट तो है, कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं कि चलो कारण और प्रभाव दोनों चीजें हैं, तो लेकिन उनमें क्या है जोड़ तोड़ करना बहुत जरूरी, इसलिए इसमें जोड़ तोड़ करने की बात करते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, एक्सप्लोरेटरी व्याख्यात्मक शोध के अंतर्गत आता है आपका इसमें आपका क्या आएगा बताओ, इसमें आएगा आपका एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च आएगा। ठीक है, क्या आएगा लिख लो, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च आपका आएगा। ठीक है, और कौन सा आएगा, और आपका इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें कॉज एंड इफेक्ट को दे रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपका आएगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बाद एक और आता है कोरिलेशन रिसर्च आता है आपका। क्या आता है, कोरिलेशन रिसर्च आता है आपका। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हम लोग को याद रखना है कि मैचिंग में आ सकता है कि लिटरेचर रिसर्च किस में जाएगा। तो लिटरेचर रिसर्च में सब लोग एक्सप्लोरेटरी में लगाएंगे, लेकिन आप लोग एक्सप्लोरेटरी में लगाओगे। ठीक है, लिटरेचर रिसर्च को, वहीं पर आपका एक्सपोस्ट फैक्टो आएगा, चाहे एक्सपेरिमेंटल है चाहे कोरिलेशन है, तो आप एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में लगाएंगे। फिर इसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, इसमें होता है कि टू डिस्क्राइब, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना, वर्णन करना आपका। ठीक है, एक्सप्लेन व्याख्या करना और वर्णन करने में डिफरेंस होता है दोनों में। इसमें किसी, अब देखिए व्याख्या तो इसमें भी करी जाएगी, इसमें भी, और वर्णन भी इसमें किया जा रहा। अगर किसी साधारण व्यक्ति से आप बात करोगे तो वो कहेगा अरे मुझे तो आप बेवकूफ समझ रहे हो का, एक तरीके एक्सप्लेन मतलब व्याख्या की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ वर्णन करने की बात कर रहे हो, दोनों का मतलब तो एक ही होता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा, जिसको इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, उसको आप समझा सकते हो ना कि व्याख्या में हम लोग किसी के कारण और प्रभाव के बारे में बात करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, जबकि डिस्क्रिप्टिव में क्या करते हैं, विशेष घटना या विशेष समस्या का अध्ययन करते हैं, उनके अंदर क्या संबंध है, प्रभाव, कारण और प्रभाव है कि नहीं है, ये हमसे नहीं मतलब है, कोई विशेष चीजों को लेकर हम उसमें डिस्कस करेंगे। इसलिए ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आता है। इसमें ये पूरा का पूरा कंप्लीट रिसर्च होता है। क्या होता है, इसको बोलते हैं कंप्लीट रिसर्च। क्या बोलते हैं, कंप्लीट रिसर्च। ठीक, पूर्ण शोध के रूप में इसको जानते हैं। और इसमें टेस्टिंग भी हम लोग कर सकते हैं। क्या करते हैं, टेस्टिंग भी हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है, बताओ सर ये जो सर इन सबको एक्सप्लेन कर दीजिए। ये सर ये जैसे हमारी कोई जैसे सुनामी आई, जब बाढ़ आए, तूफान आए, जैसे उसका जेट वर्णन करेंगे, तो सर ये हमारा डिस्क्रिप्टिव में आएगा या उसमें आएगा एक्सप्लेन में? अब देखिए, अब यहाँ पर जब आपने ये प्रश्न उठा दिया तो आपको सोचना पड़ेगा एक बार। अब आप थोड़ी देर के लिए ठहरो। अब आप देखो कि आपने सुनामी की बात करी, ठीक, सुनामी आने के बाद सुनामी आने के बाद उसने बहुत सी चीजों को तहस नहस किया होगा।
बर्बाद किया प्रभावित होगा। इफेक्ट जब पड़ता है बर्बाद सर। किया तो हम यहाँ देख रहे हैं उसका प्रभाव पड़ा ना। अब किसी चीज के explain it. बर्बाद होने का या खराब होने का कोई ना कोई तो कारण Explanatory जरूर है। होगा ना। जब कारण और प्रभाव के बीच की जानकारी हम करना चाहते हैं तो किसको बताएंगे? बताओ। अब आप अपने आप ही इसके आंसर को बता सकते हो, यहाँ पर हमें बताने की जरूरत नहीं हाँ, पड़ेगी। नहीं सर, एक्सप्लेन इट। Explanatory होगा। कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशन। सर डेस्क्रिप्टिव का कोई एग्जांपल बताना, मुझे याद नहीं आ रहा। सर्वे हाँ, इसमें सर्वे इसमें भी बताना? बताते हैं, इसमें अभी बताते हैं। हाँ, जैसे सर्वे इसमें आपका सर्वे सर्वे होगा। आएगा, ठीक है, और भी इसमें सर्वे। अब इसमें कहता है कि जनगणना इसमें कुल मिला करते के हैं हम लोग, डिस्क्रिप्टिव, जनगणना। सुनिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जब कभी हम स्पेशल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके उड़ जाते हैं। जैसे व्हाट आता है, व्हाट आता है, व्हाट के बाद आता है इसमें वेयर आएगा आपका, वेयर आएगा, व्हाट आएगा, वेयर आएगा, वेयर के बाद वाई आएगा, वाई आएगा, ये सब आते हैं। लेकिन इसमें रिसर्च की, जैसे कंप्लीट रिसर्च बोला गया, कंप्लीट रिसर्च इन द सेंस सर्वे रिसर्च इसमें आता है। इसमें सर्वे रिसर्च कह लो चाहे सर्वे मेथड कर लो, इसमें एक इसका जो क्वेश्चन पूछाता है उसमें क्वेश्चन ये पूछाता है कि हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए कौन से रिसर्च को हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये एक second लाइन वाला हम बोल रहे हैं, explanatory। लिखिए, एक लाइन हम बोल रहे हैं, लिखिए नोट करके तो नीचे। सेकंड वाला हाँ, लिखिए नोट करके लाइन लिखिए, तो हमारा एक्सप्लेनेटरी में आएगा। लिखिए एक लाइन लिखिए, हम बोल रहे हैं जो, लिखिए हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए, एक मिनट से। हाँ लिखिए, हाइपोथेसिस को नोट करके लिखिए, हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में एक्सप्लानेटरी रिसर्च का प्रयोग करते हैं। एक्सप्लानेटरी रिसर्च का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? जी सर। ठीक, यहाँ पर ये पॉइंट्स क्लियर है सबको? बताओ। हाँ, ये पॉइंट तो क्लियर है। हाँ बोले बोले, कौन हेलो? कुछ बोलना चाह रहा है? सर ये जो एक्सपोज फैक्टो एक्सपेरिमेंटल और ये कोरिलेशन वगैरह इन सब का सर एक्सप्लेन करते हैं। ये अभी नहीं, वो तो आएगा करेंगे ना, पूरे अभी अभी ये इसको मत पढ़ो, पूरा चल करेंगे। ये देखो कि कौन किसके अंदर आता है, फिर अभी इसको आगे डिस्क्राइब करेंगे ना। अभी इसको डिस्क्राइब किया, जो करना था इन सबको किया है हमने ना और इसको। सर- अभी आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो नहीं सब आएगा मनीष आपका। सर, ये डाउट है मुझे कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च घटना तो घट चुकी है, तो हम इसमें मैनिपुलेट कैसे करेंगे? ये मुझे डाउट था, वो पूछना था आपसे। हाँ, इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो मैनिपुलेशन, रिसर्च घटना घट चुकी है ना। कहता है, देखिए ये मैनिपुलेशन की बात नहीं, ये इसकी विशेषता की बात कर रहा है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि Okay. इसकी स्पेशलिटी ये होती है, इसका की पॉइंट होता है, इसका मेन एम होता है कॉज एंड इफेक्ट के बारे में जानना। हाँ, अब तो इसमें हम कॉज कंफ्यूज एनालिसिस इसी से करते हुए थे। हैं, इसमें मैनिपुलेशन को भी ही देख करते के हैं, कंफ्यूज कॉज एंड इफेक्ट का भी हम यूज करते हैं कि इसमें जो है घटना घट चुकी है, घटना घटने के बाद इसमें इफेक्ट को हम जानेंगे, कारण और प्रभाव को जानने की बात करते हैं। लेकिन मैनिपुलेशन हो भी सकता है, मैनिपुलेशन नहीं भी हो सकता है, कुल मिला के नहीं भी हो मैनिपुलेशन। सकता हाँ, है। इसको जो एक्सपोज फैक्टो को लिखा क्यों गया यहाँ पर, क्योंकि ये इसके बारे की बात कर रहा है, ना कि इसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है जी सर, यही कंफ्यूजन था। हाँ, तो यहाँ पर सर इसमें डिस्क्रिप्टिव में आपने टेस्टिंग भी बताया था ना? हाँ टेस्टिंग भी बताई थी मैंने।
और सर केस स्टडी वगैरह किसमें आती है? वो भी रिसर्च ही है ना, रिसर्च का अभी मैथड। आएगा, अभी आएगा, अभी सब आएगा। अभी टाइप्स ऑफ रिसर्च अभी बताएंगे, तो जैसे जैसे आपके सिलेबस में बताया गया है वो सब बता देंगे। उसके बाद जो जो रिसर्च बचेगा उस रिसर्च को भी हम डिस्क्राइब कर देंगे। कोई भी चीजें छूटेंगी नहीं सर आपकी। सर एक चीज और है, हाँ। ये परिमाणात्मक आप जो क्वांटिटी बताया है उसको मात्रात्मक भी बोलते हैं ना, हाँ, इसी को मतलब। इंग्लिश में याद रखो, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटिव मतलब क्वांटिटी, और क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी। ठीक, इन दो से आप याद हाँ, रखोगे, आपको बहुत इजी वे में क्लियर संख्या रहेगा। और गुण। संख्या, क्वांटिटी में संख्या याद रखना, संख्या और और गुण, क्वालिटी में उसकी क्वालिटी क्या है, कैसा उसका उसका क्या गुण क्या है, उसके अंदर क्वालिटी है, गुण उसकी क्या है। एबिलिटी हाँ। क्या है। ठीक, तो हाँ, यहाँ पर ये हो गया। ठीक। कल की डेट में जो हम लोग रिसर्च के पढ़ेंगे रिसर्च, तो कल की डेट में सेक्शन ए रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, रिसर्च का जो सेक्शन ए पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद सेक्शन बी और सी बड़ा है, वो समय लगेगा उसमें, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे ना, हम लोग उसमें हम लोग चीजों को सबसे डिस्कस ज्यादा कर तो लेंगे बड़ा हम लोगों। बी है, बी बहुत ब्रॉड है सर एकदम। मॉर्निंग में भी रिसर्च के नहीं है। जो चीज सही बहुत बड़ा है। 5 बजे का समय हो गया। अभी मैं आपको एक लिंक सर भेज रहा हूँ, मॉर्निंग में उस पे Zoom 6 o'clock पे भेज के रखिएगा बच्चों को ताकि थोड़ा सा जल्दी बता दीजिए, क्लास तो ये होके हम उनसे काम वो डिस्कस कर करें ले। क्या रहते। तो भेजे हेलो। जूम पे। कुछ नहीं केवल बात करनी है कि क्या है क्या नहीं, कैसे हुआ कैसे नहीं। 5 जो भेजे लिंक। हाँ, वीडियो कॉल है, जूम पर रहेगी। हाँ हाँ, आप जाओ, हम आपको लिंक भेज रहे हैं। हाँ, लिंक भेज रहे हैं हम आपको। हाँ? ठीक ठीक। हेलो हेलो। जी जी सर। सर। हाँ, जस्ट जी सेकंड। सर। एक लोग हैं वो जुड़ना है, अनीता को जो नहीं बताया था, हो सकता है वो जुड़ जाए। हाँ सर। ठीक है। हाँ, जुड़ जाए तो अभी जुड़ जाए, बढ़िया है। हाँ सर, हाँ सर। जी। क्योंकि इसके बाद फिर मौका उनको लगेगा कि नहीं लगेगा पता नहीं। चलो, तो यहाँ पर इतनी चीजें हो गई, अगर वो जुड़ते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाएगा अभी। चलो, तो यहाँ पर इतनी चीजें हम लोग को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ सब लोग बताओ, क्लियर हो गया होगा सबको। अब यहाँ पे जो जी हम लोग सर। पढ़ने वाले हैं, एम्स ऑफ रिसर्च एज अ साइंटिफिक एक्टिविटी पढ़ेंगे, जिसमें एक वैज्ञानिक गतिविधियों के रूप में अनुसंधान के क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ेंगे हम लोग, थ्योरी बिल्डिंग पढ़ेंगे, और प्रिडिक्शंस पढ़ेंगे, पूर्वानुमान जो होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले एम्स ऑफ जो होता है, एम्स ऑफ रिसर्च एज ए साइंटिफिक एक्टिविटीज की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें आपकी जुड़ेंगी, क्या क्या चीजें आएंगी। तो उसमें बताया गया सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग को, समस्या समाधान को जोड़ने की बात करें। फिर थ्योरी बिल्डिंग मतलब कि सिद्धांत निर्माण कैसे करेंगे। फिर आपका आता है प्रिडिक्शन, जिसको भविष्यवाणी कहते हैं, भविष्य कथन कहते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपका क्या आएगा, बताओ प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या आएगा आपका, बताइए क्या आएगा उसमें। सर इसमें आएगा कि आप किस तरह से अपने नॉलेज को, फैक्ट्स को, डाटा को किस तरह से आप यूज करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने के प्रॉब्लम लिए। सॉल्व। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें नहीं, इसमें आपने क्या बताया, फिर से बताओ जरा। सर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो उसका हम किस तरह से हम पहले इसको समझेंगे, उसमें क्या हमको यूज करना है, अपने नॉलेज को, अपने जो फैक्ट्स हैं उसको मतलब यूज करेंगे सर, और जो डाटा हमको मिलेगा फाइंड उसको हम सॉल्यूशन इफेक्टिवली ऑफ यूज द करेंगे। प्रॉब्लम। ठीक है, समस्या का समाधान इसमें ढूंढने की समाधान हमें करें। सहूलियत मिलती है। फिर थ्योरी बिल्डिंग में क्या होता है, बताओ थ्योरी बिल्डिंग में। सिद्धांत का निर्माण करते हैं। हाँ, किसी सिद्धांतों सिद्धांत का का निर्माण निर्माण करते करते हैं। हैं, जैसे न्यूटन वाला। इसमें कैसे हाँ, सिद्धांतों का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं, बताओ इसमें सिद्धांतों का निर्माण कैसे करते हैं हम लोग।
सर इंडक्टिव मेथड वाला ही तो अप्रोच अपनाते हैं ना ना, जिसमें हम सिद्धांत का किसी निर्माण चीज- कैसे नहीं। किया जाता है बताओ जरा मुझे। सिद्धांत का निर्माण सर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे, चलो, फिर उसको कोई प्रैक्टिकल भी फॉर्म चीज में अप्लाई अगर आपको कोई भी करेंगे। चीज बनानी होगी तो कैसे बनाओगे? चलो सैलवी अपने आप को अनम्यूट करे और बताए। सैलवी को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी हाँ। सबसे पहले सैलवी का एक यूट्यूब चैनल खुद का उनका है, जिसमें किचन सैलवीज किचन के नाम से तो नई नई डिशों को बनाती हैं। तो वही हमको बताएंगे कि हम लोग सिद्धांत निर्माण कैसे करें, मतलब कोई नई चीजों को बनाने के लिए हम कैसे, आपके माइंड में वो चीजें आती हैं। ठीक है, वो बताओ आप कि आपके माइंड में कैसे आती नई चीजों को बनाने के लिए। हाँ हाँ, मैंने आपको भेज दिया लिंक, आप ज्वाइन करो। हाँ, बताइए, मेरी आवाज आ रही? जी सर। हाँ बोलो। सर आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो अब आप बताओ कि आपको कोई चीज बनानी होती है तो आप पहले उसके बारे में पुरानी चीजें कैसे बनी उसको देखते हो ना, उसमें कुछ नया कैसे जोड़े, किस तरीके से लेकर आए, उसकी बात यहाँ पर करते ना हम लोग। कि पुरानी चीजों, थ्योरी बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं तो थ्योरी बिल्डिंग में आपका क्या आता है कि पुराने चीजों को लेके, पुरानी सिद्धांतों को लेकर उसमें कुछ नया जोड़ते हैं, नया बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर पॉइंट ये बताओ, क्लियर है पॉइंट ये वाला? ठीक, फिर इसके बाद आता है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना। अब भविष्यवाणी कैसे करते हैं बताओ जरा। भविष्यवाणी कैसे करते बताओ। सर सिचुएशन को देखकर। हाँ, सिचुएशन को देखते हैं हम लोग। हाँ जैसे सर वेदर फोरकास्ट की भविष्यवाणी होती है ना सर, हाँ कि हाँ, बारिश होने वाली है, तो बिल्कुल। उस तरह से हम Prediction प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजी है करते करते सर, हैं ना। एस्ट्रोलॉजी predict हाँ करते है हैं। सर, इसमें एस्ट्रोलॉजी आती है। हाँ, और वेदर वाला आप बोल सकते हैं कि जैसे आपने हाइपोथेसिस बनाया है कि आज बारिश होने वाली है, तो वो प्रिडिक्ट करते हैं और फिर उस कंडीशन में बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो फिर वो वाला होता है सर कि प्रिडिक्शन दोनों करते हैं। मैच लगा सकते जैसे हैं। काले बादल को डाटा देखकर को, बारिश हाँ का सारे अनुमान डाटा को, लगा लेना। डाटा फैक्ट